तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लूसेंट का जो इंग्लिश वर्जन है उसका फिजिक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही सीरीज अब कंटिन्यू चलेगा और कंप्लीट लूसेंट साइंस में आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो कंप्लीट लूसेंट साइंस का वीडियो देखने के लिए और जो इंग्लिश वर्जन है वो विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलता रहेगा। और चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी है तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, मैं इस वीडियो का सीरीज चलाता रहूँगा और कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का पूरा साइंस, ठीक है। हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश तो ऑलरेडी है ही, ताकि आप बाइलिंगुअल होने के कारण आप लोगों को लैंग्वेज का कोई इशू ना रह जाए, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि ये हमारा चैप्टर ही है, पहला चैप्टर ही है कि आपका लूसेंट का जो फिजिक्स का हम लोग अगर देखें तो पहला चैप्टर में हमारे पास ये सामने क्वेश्चन नंबर ऑफ बेसिक यूनिट, ये आपके किस में आ जाएगा, मैकेनिक्स में आएगा, ठीक है। पहला चैप्टर है मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है फिजिक्स में स्टार्ट होता है नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। अब देखिए यूनिट जो होता है ये दो तरीके का हम लोगों को बताया जा रहा है ना। दो तरीके का कहने का मतलब क्या क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ ना। एक तो होता है आपका क्या, बेसिक यूनिट, है ना। एक जो होता है वो क्या होता है आपका बेसिक यूनिट, देखो हाँ, एक जो होता है वो कहलाता है क्या, बेसिक यूनिट, और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड। और देखिए नाम से ही पता चलेगा बेसिक यूनिट और डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ। बेसिक मतलब जो बेसिक है वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं, सिंगल होता है। डेराइव्ड का मतलब कि बेसिक को मिलाकर बनाया जाता है, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसको कहते हैं डेराइव्ड। एग्जांपल सब देखिए, बेसिक जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस एक यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट हम कह सकते हैं मीटर होता है। तो ये बेसिक एक यूनिट हो गया, ठीक है। फिर एक हो गया आपका टाइम, टाइम का एक बेसिक यूनिट हो गया क्या, सेकेंड। तो ये दोनों बेसिक है, इस दोनों को अगर हम लोग मिला दें, मीटर पर सेकेंड कर दें, तो एक नया बनकर क्वांटिटी आ जाता है हमारे पास, स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, यानी कि मीटर पर सेकेंड में बताते हैं। तो दो चीज़ का ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के डेराइव्ड यूनिट की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किसकी बात की जा रही है, देखिए क्वेश्चन में बेसिक यूनिट की बात की जा रही है। तो बेसिक यूनिट कितना होता है हमारे पास, तो अब सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। द करेक्ट आंसर इज 7, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं फिर समझा सकूँ। बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन जो है एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप सबको पता है, आप एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, कैलोरी तो होता ही है, जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये वाट जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाट जो है ये किसका यूनिट है, ये यूनिट होता है पावर का, ठीक है। वाट जो है ये यूनिट होता है किसका, पावर का, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, वाट, क्योंकि पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो पावर हो जाए, पावर का यूनिट होता है वाट, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अब लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, देखिए लाइट ईयर देखने में तो लगता है कि टाइम का है, बट ये किसका यूनिट होता है, सबको पता है आपको, डिस्टेंस का ये यूनिट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, आप सोच रहे हैं कि क्या कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है। तो पैरालैक्टिक सेकेंड है ऑप्शन में, माइक्रो सेकेंड है, लीप ईयर है, सोलर डे है। देखो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, पैरालैक्टिक सेकेंड भी यूनिट होता है, लीप ईयर भी यूनिट होता है, सोलर डे भी यूनिट होता है। फिर आप सोचेंगे कि माइक्रो सेकेंड भी तो होता है, तो नो सॉरी, माइक्रो सेकेंड नहीं होता बल्कि मैक्रो सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए माइक्रो सेकेंड जो होगा वो आंसर ये टाइम का नहीं होता है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू, 1 फर्मीमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 फर्मीमीटर होता है, आप इसको रट लेंगे 10 टू द पावर -15 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं और कई बार आ चुके हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो इसका भी कई बार आता है क्वेश्चन, है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडेला। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। अब पार्सेक की यूनिट की बात की जाए तो पार्सेक किसका यूनिट होता है, मैं इसे स्क्रॉल कर दूं जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक किसका होता है, देखिए गेस कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, पार्सेक जो होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, मतलब लंबी दूरी, जो खगोलीय दूरी आप कह सकते हैं हिंदी में, अगर इसे हम कहें तो खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी हम लोग मेजर करते हैं किस यूनिट में, तो पार्सेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष जो होता है लगभग किसके बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, तो बताइए। आपके पास ऑप्शन है 10 का पावर 11 किलोमीटर, 10 टू द पावर 15 मीटर। देखिए यूनिट को ध्यान में रखना आपको बहुत ही जरूरी है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 16 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 16 वाट मीटर। अब देखो इसी को अगर किलोमीटर में चेंज कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। दोनों ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, मीटर में ये और किलोमीटर में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए स्क्रीन पे, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्वांटिटी एक तरफ गिवन है और एक तरफ आपका यूनिट गिवन है। हाई स्पीड है, देखो स्पीड ना देकर के क्या लिखा है, हाई स्पीड लिखा है। ठीक है, वेवलेंथ लिखा है। एक तो वैसे भी आप जो आपको कुछ पता है उससे भी आप गेस कर सकते हैं, और वैसे तो सबका हम लोग को पता ही है। जैसे एनर्जी का अगर कह रहा है तो एनर्जी निश्चित तौर पे क्या हो सकता है, एनर्जी का क्या हो सकता है, एनर्जी का जूल ही होगा, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा ये आ गया। उसके अलावा प्रेशर, देखो प्रेशर, तब प्रेशर का पास्कल ही होता है, ये भी पता है आपको। वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होता है, ये एंगस्ट्रॉम हो गया, और बच गए एक आपका ये हाई स्पीड का हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आप देखिए फिर है वही है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब इस तरफ फिर आपको दिया हुआ यूनिट और इस तरफ दिया हुआ क्वांटिटी, है ना। तो जूल, फिर हम देखेंगे ये जूल किसका क्वांटिटी है, किसका यूनिट है जूल। तो जूल किसका होता है, आपके पास ऑप्शन है, ये करेंट है, पावर है, वर्क है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, देखो यहाँ पे हीट भी दिया हुआ है। अब देखो जूल हम लोगों ने पढ़ा क्या किसका होता है, एनर्जी का होता है। एनर्जी तो है नहीं, तो यहाँ पे एक वर्क है, वर्क का भी क्या होता है, पावर। यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है ना। तो जूल किससे मैच कर जाएगा, ये जूल मैच कर गया आपका वर्क से। एम्पियर किसका होता है, तो करंट का होता है। ठीक है, वाट किसका होता है, अभी मैंने बताया था आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि वाट होता है जो पावर का होता है यूनिट। फिर हो गया वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। और कैलोरी जो है, कैलोरी हो जाएगा फिर हीट का। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन आपको देखना होगा कि ये हीट जो है, ठीक है, हीट का हम जूल, चूंकि ये एनर्जी है तो जूल में भी बताते हैं, है ना, और कैलोरी में भी बता सकते हैं। तो ये कोई इशू है नहीं, बस कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको याद रखें। तो मैच कर लीजिए, इस ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, देखो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का 4 और ई का 5, यानी कि ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर किसका यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स आप सबको पता है एम्पियर जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है, या इलेक्ट्रिसिटी करंट का कह सकते हैं। ये होता है विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए ये थोड़ा सा
ये डार्कनेस इसका कम हो गया, कंट्रास्ट कुछ, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको दिख पाएगा, है ना। देखिए फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अगेन, ठीक है। तो इस तरफ फिर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है इस साइड पे, और इस साइड में उसका ये यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जितना भी हमने ऊपर देखा था जो मैच लिस्ट में, वो सब क्या था, आपका बेसिक क्वांटिटी था, और ये सब देखिए वही डेराइव्ड क्वांटिटी का आ गया। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों को पता है, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्स, फोर्स का न्यूटन सबको पता है, आप लोगों को पता होगा। वर्क डन, वर्क डन किसका हो जाएगा, जूल का हो जाएगा। अब एक बच गया आपका इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इसका न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है पता है फ्रेंड्स, इम्पल्स क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, कोई एक ऑब्जेक्ट पे है, इस पे अगर कोई एक फोर्स लग रहा है, तो कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फोर्स इंटू टाइम कर देंगे, यही क्या मिलता है आपका इम्पल्स होता है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हिंदी में से हम लोग कहते हैं क्या, आवेग। देखो एक होता है संवेग और ये क्या है आपका आवेग। तो आवेग क्या होता है, आवेग को हम लोग कह सकते हैं कि बल गुना समय इज इक्वल टू आवेग, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं हिंदी भी बताते चलूँगा ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए देखिए बल और गुना समय अगर कर दे तो ये किसके बराबर आ जाता है, आवेग के बराबर। यानी कि इम्पल्स जो हो गया तो बल और समय, यानी कि बल का होता है क्या, न्यूटन, है ना, बल का होता है न्यूटन और इसका होता है टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड जो हो जाएगा वही हो जाएगा इम्पल्स का, ठीक है। तो इसके अनुसार रिकॉर्ड हम लोग मिला लेंगे। तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया, तो ए का 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, बी का 3, चलो ये मैच कर गया आपका, तो ऑप्शन हो गया सी सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी की बात की जा रही है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी जो है इसे हम लोग कह सकते हैं सिंपली क्या, इट इज ए प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी होता है, तो कोई भी मटेरियल जो होता है वो कितना इलास्टिसिटी उसमें आ सकता है, मतलब वो कितना उसे खींचा जा सकता है, आप सिंपली ये समझते हैं, या कह सकते हैं कैपेसिटी टू बी इन इट्स ओन पोजीशन। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कोई पत्थर होता है, ठीक है, हार्ड थोड़ा पत्थर होता है, लोहे का ब्लेड कह सकते हैं, या सिंपल ब्लेड भी आप अगर आप देखें तो उससे अगर आप ऐसे मोड़ देंगे तो वापस से वो अपने कंडीशन में चला आएगा, है ना। तो किसके कारण से होता है, इलास्टिसिटी के कारण। अगर रबर को आप ये साइज का उसे खींचकर इतना बड़ा कर दे, वो वापस से अपने साइज में चला आएगा। ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो इलास्टिसिटी के कारण होता है, ठीक है। तो इस इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस यूनिट। यंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बताया था यंग्स तो इलास्टिसिटी के बारे में, है ना। तो यंग्स मॉडुलस का इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, सही यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, सबको पता होगा, इसमें तो टाइम लगने वाली कोई बात है नहीं, आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका यूनिट होता है, तो क्यूरी यूनिट होता है, क्यूरी नाम आपने सुना है, किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं, 2 साइंटिस्ट इस नाम से जुड़े हुए हैं, एक है मैडम क्यूरी और दूसरे हैं पियरे क्यूरी, ठीक है। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी किस लिए जाने जाते हैं, उन लोगों ने बहुत ग्रेट वर्क किया था, उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ व्हाट। डेसिबल किसका होता है, डेसिबल जो यूनिट होता है किसका, साउंड, यानी कि ध्वनि के इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता आप इसे कह सकते हैं। तो डेसिबल किसका होता है, ध्वनि तीव्रता का, ठीक है। देखो हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा गड़बड़ है, समझ लेना, ध्वनि तीव्रता इसे कहते हैं हिंदी में हम लोग, है ना, ध्वनि तीव्रता, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट है इन द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस इसको कहते हैं हम लोग क्या, लैम्डा। अल्फा एंड लैम्डा आर मेजर्ड इन मीटर,
एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, द एसआई यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी। अभी बीटा का यूनिट क्या होगा, ठीक है, ये बीटा का यूनिट क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बीटा का यूनिट क्या हो जाएगा, बीटा का यूनिट हो जाएगा देखो मीटर पर सेकेंड, ये बीटा का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हेन ए कार स्टार्ट सडनली, जरा स्क्रॉल कर दूं मैं इसे, when a car starts suddenly from rest, the people sitting inside the car move backwards, this event is an example of। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि when a car starts suddenly, यानी कि कोई कार रुका हुआ है और जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो लोग उसमें अंदर बैठे होते हैं वो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण से होता है ना। तो देखो अब समझना यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे या बैठा हुआ भी है कार में, जो भी है ना। अब क्या हो, जैसे ही कार चलना शुरू हुआ, जैसे ही कार स्टार्ट होती, कार ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ झुकता है। इसका कारण क्या होता है कि इसका जो नीचे का पोर्शन है जो कार से टच है ये आगे बढ़ जाता है, जबकि ऊपर का पोर्शन वहीं का वहीं रह जाता है। तो ऐसा किसके कारण से होता है, अब देखो ऊपर का पोर्शन मैंने क्या कहा, वहीं का वहीं रह जाता है, मतलब ये किसके कारण हो रहा है, अपनी स्थिति को बनाए रखने के कारण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग जड़त्व, हिंदी में कहते हैं जड़त्व, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, जड़त्व, और इंग्लिश में इसे को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब देखो तो जड़त्व और इनर्शिया, जड़त्व कहिए इनर्शिया कहिए सेम चीज है, ये दो तरीके का होता है। एक क्या होता है इनर्शिया ऑफ, एक क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अंतर क्या है दोनों में, देखो इनर्शिया का मतलब कि अपनी स्थिति को जैसे है वैसे ही बनाए रखना, तो रेस्ट का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई चीज अगर चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, इस स्थिति को कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि ये ऊपर का जो पोर्शन है रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है, जबकि नीचे का पोर्शन क्या हुआ, गाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ गया, इसके कारण झुक, यानी कि किसके कारण हुआ, तो ये जो रुका हुआ है रुका ही रहना चाहता है, इसके कारण ऐसा हुआ, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ। हिंदी में कह सकते हैं स्थितिज जड़त्व के कारण, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन, तो ये हम लोग किस चीज में पढ़ते हैं, अब देखो ऑप्शन पैराग्राफ में आए तो ऐसा इनर्शिया तो कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जड़त्व हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम जो है गति का वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी का असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ क्या कह सकते हैं मोशन, ठीक है, until and unless an external force is acted on it, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, 18 का ए हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये एवरेज डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो किसके बीच का डिस्टेंस है बताइए में से कोई, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, ये माना गया किसके बीच, हमारा जो स्टैंडर्ड एक होगा क्या, अर्थ एंड द सन, ठीक है, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखें तो इंटरनल फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि आर ऑलवेज बैलेंस्ड, आर ऑलवेज इक्वल, ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा है, ये एक ऑलवेज बैलेंस्ड, दूसरा है ऑलवेज इक्वल, तीसरा है मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड और नेवर बैलेंस्ड। देखिए ये कह रहा है कि आंतरिक बल, किसी पदार्थ में जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल कहने का मतलब क्या, जो उसके मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच होता है, अंतर आणविक बल आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर फोर्स कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि आर ऑलवेज बैलेंस्ड, आर ऑलवेज इक्वल, मतलब हमेशा बराबर होते हैं या हमेशा संतुलित होते हैं या कभी संतुलित नहीं होते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जानिए कोई भी चीज अगर है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, न्यूटन के लॉ के अनुसार
कि जब तक कोई बाहरी बल, असंतुलित बल काम ना करे तब तक वो अपनी स्थिति को बनाए रखता है। तो किसी भी चीज़ का अगर हम लोग शेप देखें, कोई एक चीज़ रखा हुआ है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी है, ऐसी बस पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी कि इस पे अंदर जो भी है सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ए, आर ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब 20 तक मैंने बता दिया, और हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जुड़े रहे हमारे साथ। जैसे नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इंग्लिश में ये बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं देता रहूँगा ताकि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन जब जनरल कंपटीशन में आते हैं तो उन्हें हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ता है, और साइंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, चाहे एसएससी के हो, बीपीएससी के हो, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो साइंस में लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि सीबीएसई के बच्चे जब इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो पहले से पढ़ रखे होते हैं इंग्लिश मीडियम में, और उसका टर्म्स जब आता है हिंदी मीडियम में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपकी इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है और आता ही रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।